प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद नाज़रीन। कराची से लेकर लाहौर तक कोकेन क्वीन पिंकी केस पूरे निज़ाम के लिए टेस्ट केस बना हुआ है और आज इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहनाज निसार मौजूद होंगे जो खुद वजीराबाद गए और वजीराबाद का इस केस से क्या ताल्लुक है, ये पूरी कहानी आज आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। फिर ये गिरफ्तारी कहां से हुई, किसने की, कौन कौन मुलव्विस था, किन पुलिस अफसरान के नाम आ रहे हैं, उनका इसमें किरदार क्या है, ये तमाम बातें भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि सबसे अहम मामला कि क्या अनमोल उर्फ पिंकी इस तमाम धंधे के अंदर क्या अकेली थी या पसे पर्दा कोई और शख्स जो कि इस सारे नेटवर्क को चला रहा था, जो कि इस सारी कार्रवाइयों को देख रहा था और खुद अनमोल पिंकी को भी इस धंधे के अंदर लेकर आया, वो शख्स कौन है। इस तमाम सूरत हाल पर आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे कि अब तक की ताजा तफ्तीश के अंदर क्या क्या इंकशाफात सामने आए और किस किस जगह कौन कौन से मुकदमात दर्ज हैं और माजी में दर्ज होने वाले इन मुकदमात पर किसकी वजह से अब तक कार्रवाई ना हो सकी। वो तमाम नाम आज हम एक्सक्लूसिव यहां पर आपके सामने बताने जा रहे हैं और इस स्टोरी को बड़े आसान तरीके से पूरे नेटवर्क को बेनकाब करते हुए आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको पता लगेगा कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहनाज निसार। बहुत शुक्रिया शहनाज साहब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए। और हमने ये अपने नाज़रीन को जैसे इंट्रो में बताया कि पूरी तफसीलात को ज़रा बताएंगे। आपने 2-3 जगह को विजिट भी किया, आपने अपने ज़राए से भी बात की, वो क्या इंकशाफात आपने कलेक्ट किए, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। सबसे अहम सवाल वो ये कि क्या कोकेन ये क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी, क्या ये अकेली क्वीन थी या इसके पीछे कोई किंग भी था जो ये सारा किरदार अदा कर रहा था या जो इस नेटवर्क को चला रहा था? ज़ौक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ही अच्छा इंट्रो में सारा कुछ ही बता दिया है। क्वीन कोई तब बनती है जब पहले से कोई किंग मौजूद होता है और पिंकी को तो क्वीन, आइस क्वीन कहा जा रहा है, कोकीन क्वीन कहा जा रहा है। लेकिन आज हम तफसील से बताएंगे कि वजीराबाद का जो क्वीन किंग है उसने किस तरह इसको ट्रेंड किया। और सबसे पहले हम बताते हैं कि मंजूर अहमद ख़ान जो वजीराबाद के रहायशी हैं और 3 वो भाई हैं और उनका एक सगा भाई जो राना मंसूर उसका बेटा है। लेकिन राना ज़हूर साहब जो मंजूर के भाई हैं वो एडिशनल सेशन जज और बाद में सेशन जज भी रह चुके हैं। लाहौर में, सरगोदा में और भी कई शहरों में वो सेशन जज रहे हैं। अब वो रिटायर्ड होने के बाद इस वक्त न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। लेकिन अगर सगा चचा जज हो, वो सरपरस्ती ना भी करता हो, तो जो इस तरह के आइस किंग है, कोकीन किंग है, वो बड़े अच्छे तरीके से नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वजीराबाद की पुलिस को ये पता था कि राना नासिर और उसके जो भाई हैं, 3 भाई वो इस काम में मुलव्वस थे, जबकि एक उनका बहन भाई फयाज वो भी इनके साथ शामिल था। अब ये पहले इन्होंने जो इनके वालिद हैं मंजूर अहमद ख़ान, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भेज दी और ये सारे भाई लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आके इन्होंने, ये इंतहाई मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि गेस्ट हाउसेस का काम शुरू किया। दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि ब्रॉथल हाउस का काम शुरू किया और पुलिस की सरपरस्ती में किया। इसी दौरान इन्होंने एक इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर ग्रुप है जो सिर्फ इम्पोर्टेड शराब बेचता है, अवान ग्रुप के नाम से मशहूर है, वही गेस्ट हाउसेज में उन्होंने शराब का कारोबार शुरू किया। और वजीराबाद थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ जब नासिर शराब की बड़ी खैब के साथ पकड़ा जाता है, तो वहाँ के SHO जुल्फ़कार विर्क वो उसके एक मुलाजिम रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं जो वहाँ थाने में मौजूद है, लेकिन भारी रकम लेकर नासिर को वहाँ से छोड़ देते हैं। तो नासिर को, पिंकी को, इन सबको ये पता है कि कैसे मुकदमा किसी और पे करवाना है। जब नासिर वापस लाहौर आता है तो फिर इसका एक और दोस्त होता है इरफान, वो इनके साथ प्लान करता है कि ये शराब में इतना पैसा नहीं है तो हम कोकीन का कारोबार शुरू करते हैं। जो नासिर है वो मलेशिया भी गया और कोकीन बनाने का माहिर है, उसने पिंकी के साथ ना सिर्फ शादी की, फिर पिंकी को भी वो कोकीन बनाने का उसने मास्टर बनाया और ये कोकीन जो है लाहौर से कराची जाना शुरू हो गई। और नासिर का ही एक जो सगा भाई है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कोकीन आइस क्वीन है पिंकी, वो भी 8 बहन भाई है और उसके साथ भी उसके 2 भाई इस कारोबार में शामिल हैं। और नासिर के भी 2 सगे भाई, जिनमें एक एडवोकेट है और एक और दूसरा भाई है, वो भी शामिल थे। अब इन्होंने जब लाहौर से कराची कोकीन पहुंचाना शुरू कर दी
तो जो नासिर का भाई है हकीकी, जिसकी तस्दीक जो है वो एडिशनल आईजी कराची खुद भी कर चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक वकील, वो नासिर का भाई है, जिसके चैम्बर में, और आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त जो चंद मिनट पहले तफ्तीश की गई है, जो और बयान दिया गया है, जो 500 सफ़ात पहले बताया गया वो 551 हो चुके हैं। तो उसमें ये भी पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा जो साबका खावंद है जिसने 2021 में मुझे डिवोर्स कर दी थी, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि एंटी नारकोटिक्स में और पुलिस अफसरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसने ये बयान दिया है कि मुझे उसी ने गिरफ़्तार करवाया है। और उसका एक भाई जो इस वक्त बरतानिया फरार हो चुका है, उसी के चैम्बर से पुलिस ने कोकीन भी बरामद किया। और ये एडिशनल आईजी आज़ाद जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वकला के कई चैम्बर कराची में इस्तेमाल होते रहे। तो 2008 से कोकीन का कारोबार किया जा रहा है। तो 18 साल में पर्चे भी दर्ज हैं, 27 मुकदमा दर्ज होते हैं। तो ना नासिर इश्तिहारी होता है, ना आइस क्वीन इश्तिहारी होती है। तो ये हमारा सिस्टम भी गिरफ्तार हो गया है, वो भी यहाँ हो गया है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि एक तो ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ये ऑपरेट कहाँ कहाँ करते थे, क्या जहाँ चैम्बर से पकड़ी गई कराची से, फिर वहाँ से क्या लाहौर से जो है वो ऑपरेट करता रहा, ज़्यादातर कहाँ से करता रहा ये ज़्यादा ऑपरेट, देखिए कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला हुआ था? हाँ, सबसे पहले जो पिंकी ने, आइस क्वीन जो है, उसने कराची की महफिल में, डांस पार्टीज में कोकीन खुद बेचना शुरू की। और जब नासिर के साथ मिलकर उसने कोकीन बेची पहले, और अब इनका फटा भी यही हुआ है कि जब वो लाहौर आ गई और लाहौर से ऑपरेट कर रही थी, फिर उसने अपना ब्रांड बनाया। अब ये देखें, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि वो जहाँ पर कोकीन की सप्लाई करती है, बाकायदा एक बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि डॉन आइस क्वीन, उसने अपना नाम लिखा हुआ पिंकी। फिर वो लूट सेल लगाती है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो ये कहती है कि अगर कोई मुझसे इतनी क्वांटिटी में कोकीन लेगा तो उसको इतनी सस्ती दूंगी। वो 3 नाम भी बताती है, ब्लैक है, ग्रे है, वाइट है एंड गोल्डन। और गोल्डन कोकीन जो है वो 80,000 रुपये की ग्राम में बेची जा रही है, जो कराची सप्लाई की जा रही थी बजरिया रेलवे, जिसकी तस्दीक एडिशनल आईजी कर रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त भी 63 अफराद का उन्होंने नाम लिया, जो उन्होंने लिख भी लिया है। उसमें 20 आइस क्वींस शामिल हैं, लड़कियां शामिल हैं, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था कोकीन बेचने के लिए। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में कोकीन बेच रहा है 18 साल से। 2008 में जिस तरह बेची गई, तो ये पूरे गैंग में जो सरपरस्ती पहले करता रहा, वो असल जो आइस किंग, जो कोकीन का बादशाह है, वो नासिर है। ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ में जाना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र किया बार बार नासिर का, तो उसका ताल्लुक वजीराबाद से है। वजीराबाद में इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, और जब आप आज वजीराबाद गए तो क्या मकामी लोगों से भी आपकी बात हुई जो अहले इलाका वहाँ पर हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके घरों के, उनका भी क्या कहना है इस सवाल से, वो भी बताइएगा। ज़ौक, बहुत ही अच्छा सवाल आपने रिलेट किया है। देखें, जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर कुछ बुजुर्ग, उन्होंने जब ये कहा कि साढ़े पिंड दी नूंह फड़ी गई है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि वो तो कोकीन बेचती है, बाबा जी तुसी किस तरह कह रहे हो, तो उन्होंने ये भी बताया कि जब वो यहाँ आई है, अपने ससुराल में आई है, नासिर उसको लेकर आया है, तो वो यहाँ पर एक गाड़ी, पूरी गाड़ी डेली रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रूट की और सब्जियों की बेचा करते थे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंजूर अहमद खान जो नासिर के वालिद हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद वो लाहौर आ गए। लेकिन जब कोकीन का कारोबार अरूज पर गया, उसके बाद इस वक्त एक भाई के पास वहाँ पर सैकड़ों किले मौजूद हैं ज़मीन, जो लोगों ने तस्दीक की। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में बात करें, तो उन्होंने कहा कि उसने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई है, उस पर भी करोड़ रुपया लगाया है, फिर कई यतीमों के, बेवाओं को महीने भी लगाए हुए हैं। तो वो अपने इलाके में इस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं कराची में, और जो उनके घर के बाहर वो नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। देखें, जो सेशन जज हैं, उनके जो हकीकी चचे हैं, वो बिल्कुल भी उनकी सरपरस्ती नहीं करते होंगे, लेकिन जो इस लेवल के लोग हैं, जो एक गैंग है, पूरा माफिया है, जो पूरे पाकिस्तान में कोकीन बेच रहे हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से आइडिया है कि हमने अपने चचा का नाम कैसे इस्तेमाल करना है। और पुलिस अफसरान को, वजीराबाद के तमाम पुलिस अफसरान को ये पता था कि ये सेशन जज के भतीजे हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सरपरस्ती करती रही। अच्छा, अब इसमें एक मामला ये है, मैं कुछ और जो है कौन कौन सरपरस्ती करता रहा वो तमाम लोगों का जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले लाहौर वाले, पुलिस वाले ये मान नहीं रहे कि गिरफ्तार वो लाहौर से हुई। खुद अनमोल और पिंकी ने कहा उस दिन अदालत में पेश होते हुए कि मुझे लाहौर से पकड़ा गया। कराची वाले कह रहे हैं कि हमने वहाँ से पकड़ा। लाहौर वाले जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, और कराची वाले इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और फिर गिरफ्तार कहाँ से हुई?
और ज़ौक साहब आप बड़े ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखें, लाहौर की नाअहली साबित होती है अगर वो ये कहें कि जी हमें पता ही नहीं था कि हम हिसासदारे के साथ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि किसको उन्होंने गिरफ्तार करना है। लोकेटर के जरिए जब कोकीन आइस क्वीन को नवाब टाउन के इलाके से हिरासत में लिया गया तो वहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद था, 1.5 साल उसकी उम्र, जिसका नाम अयान बताया गया। वहाँ पर उसके मैके वाले भी मौजूद थे जिनको बाद में वहाँ से छोड़ दिया गया, और एक काले रंग का डाला भी यहाँ से गया जो पुलिस अफसरान ने भी ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक की। वो लाहौर के एक वेयर हाउस में खड़ा भी है, मौजूद है यहाँ पे। अब पुलिस लाहौर की क्यों ऑन नहीं कर रही, जो आपका सवाल है, तो ये लाहौर पुलिस अपनी नहली कैसे ऑन करेगी कि 5 मुकदमे लाहौर में मौजूद हैं, और जो 73/22 थाना कोट लखपत में मुकदमे है वो इतना खौफनाक उसकी तहरीर है। उस FIR की तहरीर में आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है कि आइस क्वीन पिंकी जो है उसका भाई, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गई। तो लाहौर पुलिस कैसे कहेगी कि वो यहाँ से पकड़ी गई है? ना उन्होंने उस मुकदमे में उसको इश्तहारी किया, बल्कि जो 5 अभी तक FIR सामने आ चुकी हैं, किसी में भी ना उसकी गिरफ्तारी डाली गई, ना उसको इश्तहारी किया गया, ना ही उसका CRO बना। अब DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने, जब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया है और CCD को कहा है कि आप भी चेक करें, तो उसके बाद SP CRO हैं राना जाहिद, उनकी सरबराही में एक टीम बना दी है, और 2018 से ही जितने भी इश्तहारी हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए। और जो एडिशनल IG कराची ने लिस्ट जब IG पंजाब जो राव अब्दुल करीम को भिजवाई है, ख़त भी लिखा है, उसमें बता दिया गया है कि 20 आइस क्वींस, एक पिंकी के साथ 63 लोग मौजूद हैं जो मंशियात का बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पूरे पाकिस्तान में 1 साल और चंद माह के दौरान 80,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं एंटी नार्कोटिक्स के। तो देखने वाली बात यह है कि वो जो पीने वाले हैं उन पे मुकदमा तो दर्ज हो जाते हैं। अब जो बड़े किंग हैं, जो आइस किंग हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए रिलेट करता हूं कि यहाँ लाहौर का एक वाकया है, तमाम आला पुलिस अफसरान को पता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है कि जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हो गई, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं या फरार हो चुके हैं? देखें, जो उसका भाई एडवोकेट है उसके बारे में पिंकी ने आज एडिशनल IG कराची को बता दिया है, आज़ाद को, कि वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। यानी भाई साहब का शौहर का भाई, साहब का शौहर का भाई, जो उसका जेठ एडवोकेट है, जिसके चैम्बर के बारे में आज़ाद खान जो हैं एडिशनल IG वो तस्दीक कर रहे हैं कि उसके चैम्बर में कोकीन रखी जाती थी, जबकि उसके अपना जो साहब का खामिंद है जिसने 2021 में उसको डिवोर्स दी, और हम आगे ये भी बताएंगे कि उसने क्यों डिवोर्स दी, वो उसके बारे में ये इंतहाई मोतबर ज़राए ने वजीराबाद में तस्दीक की है कि 2 दिन पहले वो वजीराबाद रात के 2 बजे मौजूद था, लेकिन आज वो कहें उसका PNLI लिस्ट में नाम डाल दिया गया और वो अब एयरपोर्ट के जरिए तो पाकिस्तान से फरार नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों को ज़मीनी रास्तों का बहुत पता होता है कि हमने कैसे बचना है, और बहुत से लोग बता भी देते हैं। अब इनकी तलाक क्यों हुई, मैं ये जानना चाहूंगा। एक तो जब अनमोल पिंकी ये कहती है कि मेरे साबका शौहर ने मेरे पर ये कार्रवाई कराई, तो एक तो साबका शौहर ने कार्रवाई क्यों करवाई, और फिर क्या पुलिस से या किसी और जगह से बाद में जब ये तलाक हो गई तो फिर सरपरस्ती रही, फिर काम किसके साथ करती रही? देखिए, 2021 में उसने डिवोर्स इसलिए दी कि जब लाहौर में उसके मुकदमे दर्ज हुए, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसी ने ये इंकशाफ किया कि 15 दिन तक लाहौर CI कोतवाली में उसको हिरासत में रखा गया। वहीं पर राना इकराम जो एक DSP इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं 2025 में, उन पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की, ना मुकदमा दर्ज होने दिया गया और ना ही CRO बनने दिया गया। और उसी ने पिंकी को ये कहा कि अगर आप खुद कोकीन बनाना जानती हो तो आप उससे डिवोर्स ले लो, जो कि उसने ली, और फिर राना इकराम से मुबैना तौर पर शादी की, जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सका, उसका मोबाइल भी बंद है। और जो बच्चा जिस वक्त गिरफ्तार नहीं हो सका ना, अभी बच्चा जो वहाँ से बरामद हुआ, वो उसने ऑफिसर्स के सामने कहा कि जो 1.5 साल का बच्चा अयान, ये मेरा, ये राना अकरम का बेटा है। यानी इसकी तस्दीक होनी बाकी है कुछ चीज़ों की, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो वहाँ से जब डाइवोर्स हुई तो फिर वो लाहौर आई और उसके बाद फिर उनका ये ताल्लुक बना। अब क्योंकि लाहौर पुलिस एक और दावा करती है 2024 में कि उन्होंने एक जॉर्डन गैंग है जिसका ताल्लुक यहाँ भी जोड़ा जा रहा है कि उसको तो डिसमेंटल कर दिया गया था, फिर उस दावे का क्या हुआ? देखें जी, जॉर्डन गैंग की नाकस तफ्तीश की गई। अब एक DIG हैं जो आजकल DIG एडमन है, वो उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG थे इमरान किश्वर। उन्होंने जब जॉर्डन गैंग को पकड़ा तो जॉर्डन गैंग भारी रकम दे रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गए।
उसके बाद उनकी जमानत हो गई, इंटरनेशनल गैंग था। फिर उसके बाद जब एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा जो सीसीडी के एडिशनल आई हैं, उन्होंने खुद तफ्तीश की तो 2 कांस्टेबल निकले जो दोनों सगे भाई हैं, जहूर और उसका भाई जो आज भी जेल में है। उन पर यह इल्ज़ाम था कि तमाम इंफॉर्मेशन, तफ्तीश की बातें और पुलिस की जो सीक्रेट बातें होती हैं वो सारी जॉर्डन गैंग तक वो पहुंचाते थे। चूँकि जॉर्डन गैंग ने लाहौर डिफेंस में घर खरीद रखे थे और वो इतना मुनज़्ज़म गैंग था कि पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर रहे थे। तो ये पिंकी का ताल्लुक भी उनके साथ हुआ। अब ये अफसोसनाक बात ये है कि लाहौर में जो ऑर्गेनाइज यूनिट ने एक यूनिट बनाया जिसे नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहा गया, अब उसका सरबराह वही इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है, राना इकराम को, जिसे शोल्डर प्रमोशन पर वहाँ पे डीएसपी लगाया गया जो बाकायदा पिंकी की सरपरस्ती कर रहा था। और ये भी इल्ज़ाम है पुलिस अफसरान पे बात पे कि वो पिंकी को ये कहते रहे कि आप हमें कोकीन बनाकर दिखाएं, और बनाकर ना सिर्फ दिखाएगी बल्कि काफ़ी तादाद में उससे कोकीन बनवाई भी गई। तो ये सारी बातें अगर बैरर पर तफ्तीश हो, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऐसी बने जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, साहबका जजेज हों, और जो भी इसमें शामिल हैं, तो फिर बहुत बहुत बड़े आइस क्वीन और आइस किंग के सरप्रस्त भी सामने आ सकते हैं। तो अब ये जो राना इकराम का जिक्र आपने किया, ये आप ज़राए के मुताबिक बता रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट में तो अभी तक ये सामने नहीं आया ना? देखें जी, पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड तो तस्दीक कर दी है, और एक उस वक्त ये कि पिंकी वहाँ भी बता रही है खुद तफ्तीश में जो 550 सफ़ात लिखे गए हैं वो रद्दी की टोकरी में थोड़ी जाने हैं। शिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तो बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की इस हवाले। बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी तक ज़राए से सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे पुलिस उनकी तस्दीक करती जाएगी तो फिर उस पर भी जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। जैसे राना इकराम का नाम है, फिर वकला के हवाले से बात की जा रही है कि उनके चैम्बर्स में ये तमाम मामला थी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जब पुलिस तहकीकात में पुलिस के थ्रू आएंगी तो फिर वो बेहतर तरीके से नेटवर्क का इंकशाफ हो सकेगा कि ये नेटवर्क कैसे काम करता था। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत में इस वक्त क्या चल रहा है, ऑपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है, 28वीं तरमीम क्या वाकई आ रही है बजट से पहले, इस पर बात करेंगे। हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सियासत में नई बिसात बच चुकी है। आइन में 28वीं तरमीम की बिसात, सियासी शतरंज पर 3 मोहरे भी एक्टिव हो गए हैं। हुकूमत, इत्तेहादी और ऑपोजिशन तीनों अलग अलग चालें चलते दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल सकती है। हुकूमत कह रही है कि अभी कोई हतमी मुसव्वदा सामने नहीं आया, मगर जिन मामलात पर गुफ्तगू हो रही है वो मामूली नहीं। NFC अवार्ड, आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम, पानी की तरसील, मकामी हुकूमतों का निज़ाम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजवीज़, हत्ता कि वोटर की कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करने तक की बातें ज़ेरे गौर हैं। यही वो नकात हैं जिन्होंने सियासी राहदारियों में खलबली मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि 23 जनवरी 2026 को वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वोटर की उम्र 25 साल करने की खबरों को झूठ, बेबुनियाद और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम करार दिया था, लेकिन 4 माह बाद यानी मई 2026 में राना सनाउल्लाह खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सवाल यह है कि 4 माह में ऐसा क्या बदल गया कि जिस बात की तरदीद की जा रही थी वही आज सियासी मेज पर सर फहरिस्त है। सियासी बिसात पर पहला मोहरा नून लीग है जो कोशिश कर रही है कि इत्तफाक राय के साथ 28वीं तरमीम पास करा ली जाए। दूसरा मोहरा पीपल्स पार्टी है जो साफ पैगाम दे रही है कि उनके बगैर कोई तरमीम मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सूबाई खुद मुख्तारी, NFC और मकामी हुकूमतों के मामलात में उसकी शराइत मानी जाए। जबकि तीसरा मोहरा अपोजिशन, खास तौर पर तरीके इंसाफ है, जिसने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज वक्ती तौर पर पसे पुश डाल दिया है कि अब फैसले की कुंजी महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास के हाथ में है। महमूद खान अचकजई कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, फजाओं में सदारती निज़ाम की गूंज भी सुनाई दे रही है, यानी सियासत सिर्फ तरमीम तक महदूद नहीं रही, अगले सेटअप की बासगश भी सुनाई देने लगी है। अब सवाल यह है कि 28वीं तरमीम मुल्क में नया सियासी तवाज़ुन पैदा करेगी? क्या वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ नौजवानों की सियासी ताकत महदूद करने की कोशिश है? और क्या इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के लिए नई मुश्किल बन जाएंगे? इसी तमाम तर सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अब ये जो बात हो रही है 28वीं तरमीम के हवाले से, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से वाज़े तौर पर ये एक बयान सामने आया कि वोटर की उम्र को बढ़ाया जा सकता है, तो क्या PMLN ये सोच रही है कि अब वोटर की उम्र को 18 साल से बढ़ा दिया जाए?
गुजारिश है कि जो मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो ऑन टेबल होती हैं, ऑन कार्ड्स होती हैं, तो लाजमी नहीं है कि हर तजवीज़ जो है वो आइनी तरमीम का हिस्सा भी बन जाए और उस पर आइनी तरमीम मंजूर भी हो जाए। जब एक जमात के पास 2/3 मेजोरिटी होती है तब तो आप कह सकते हैं कि जी आपके पास 223 का फिगर है, तो आप हतमी ड्राफ्ट हमें बताएं और आपकी जमात की जो हतमी सोच है वो हमसे शेयर करें। हतमी सोच तो तब जाकर बनती है जब आपके पास अपने तईन 2/3 मेजोरिटी मौजूद हो। हमारे पास 2/3 नहीं है, तो हमारे पास ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हमारा है, कुछ पीपल्स पार्टी का भी होगा जिस पर हम मुत्तफ़िक होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है 25 साल वाली, ज़ाहिर है ये तजवीज़ तो मौजूद है और इसके ऊपर जो है वो काम भी जारी है, लेकिन ये कहें कि हतमी तौर पे हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं कि तजावीज़ मुख्तलिफ जमातों से आती हैं, तो क्या ये तजवीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्लोट कर रही है कि 25 साल की उम्र कर देनी चाहिए वोटर की, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एतराज़ ज़रूर लगाती है आप पर और तनकीद करती है क्योंकि यंग वोटर 18 साल की उम्र का या उससे 25 साल के दरमियान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, इसलिए आप उसको वोटिंग के अमल से बाहर करना चाहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मेरे ख्याल से बिला वजह एक जो है जो इंतशारी टोले की आदत है बात तो उड़ाने की। कोई 18 साल या 19 साल का वोटर अगर तहरीक इंसाफ के साथ है तो 24-25 साल का साथ नहीं होगा, ये कोई बात जो है हजम होने वाली नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आप जो है जितनी भी फाफन है या बाकी इलेक्शन को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं उनसे कहीं वो ऑडिट करवा कर देख लें, मेरे ख्याल से 18 से 25 साल की जो फिगर होगा जो वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा, जो वो कहते हैं 1,70 या 78 लाख जिसको वो सही मानते हैं, फॉर्म 45 वाला वोट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मुताबिक बकौल उनका फॉर्म 45, तो उसमें मेरे ख्याल से ये तो इतना बड़ा फिगर नहीं है कि आप कहें कि उसको कोई सियासी जमात जो है वो हज़फ करना चाह रही है और उसको हज़फ करने का टारगेट जो है वो यही बनाया गया है कि 18 से 25 वाली जो है वो शर्त नाफिज कर दी जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज़ हुकूमत की तरफ से फ्लोट कर रही है कि इस पर भी बात हो रही है वोटर की एज को 25 साल कर दिया जाए, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि 18 साल की जो तौजी पेश की जा रही है कि मेच्योरिटी लेवल वो नहीं होता, इसलिए 25 साल कर देना चाहिए, ये बाय करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अभी तो सिर्फ बातें ही हैं और जिस तरह मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुल के इस पे बात भी की है कि अभी तक तो कोई भी हमारे साथ इस पे बात नहीं की गई और इस तरह की बहुत सारी स्पेकुलेशंस है ना, लेकिन चलें, ये तो सीनियर रहनुमा हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी अपनी एक सोच ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास इस तरह की बातें आएंगी, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उसके लिए CEC को बुलाती है और तमाम चीज़ें वहाँ पे ज़ेर बहस लाई जाती हैं। ये तो एज की है, फिर 25 तो नहीं होगी लेकिन 21 तक थी, अब 18 कर दी गई, तो जाहिर है इस पे इनकी ये होगी एक सोच जो भी है, लेकिन जब हमारे पास ये आएगी इनकी इस तरफ से कोई सजेशन तो उस पर बातचीत होगी। इस तरह और बहुत सारी चीजें भी है ना सर, जो ये आजकल आ रही हैं सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, स्पेकुलेशंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पर पहले क्या बात की जाए जब तक वो हतमी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हमसे कोई चीज शेयर नहीं करते। लेकिन शाह जी, स्पेकुलेशंस के अलावा खुद हुकूमत के सीनियर तरीन जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, जो वजीर आज़म के मुआवन हैं, उनको सियासी मामलात के हवाले से तमाम तर मामलात बताते हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो जब ये कहते हैं कि NFC, आबादी, पानी की तरसील, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इन तमाम मामलात पर बात हो रही है, साथ वो ये भी कहते हैं कि बाज़ चीज़ों पर जल्द फैसला करना होगा, तो ये जो मामलात हैं इनमें से बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर पीपल्स पार्टी माजी में एतराज कर चुकी है, अब भी एतराज मौजूद है पीपल्स पार्टी का? देखिए, मैं फिर भी ये कहूंगा जब चीज सामने आएगी तो बात करेंगे, लेकिन हमारा कुछ चीजों पे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर सूबों की बात की जाती है कि जी नए कोई कभी 12, कभी 18, कभी 36 सूबों की बात की जाती है, तो उसमें तो हमारा मौक़िफ़
बिल्कुल क्लियर है कि उसमें किसी किस्म की भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर एनएफसी में कमी की बात की जाती है, उस पर भी हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि एनएफसी को बेहतर किया जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमें सबसे ज्यादा अहम है, अगर मुल्क की हिफाजत के लिए, डिफेंस के लिए कोई बहुत नागुज़ीर किस्म के इस तरह के कोई अखराजात हैं, उसके लिए हम अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एनएफसी में जो कटौती या कमी जो है उसकी सपोर्ट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो दीगर सूबे करें या न करें, लेकिन सिंध जो है या बलूचिस्तान जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के लिए हम अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। हमें तरक्याती काम जो है बजट कम करना पड़े, दीगर अखराजात कम करना पड़े, लेकिन अगर मुल्क की हिफाजत, डिफेंस की कोई बात होती है तो हम जरूर अपना हिस्सा देंगे, लेकिन ना हो हमें हमारा शेयर मिले, फिर हम उसमें से वो कर सकते हैं, उसमें से उज़ैफर साहब, जहाँ पर ये बहुत सी बातें तरमीम के साथ हो रही हैं, उस पर कुछ बातें कौमी हुकूमत की भी बहुत सी जगहों से हुई हैं। पीएमएलएन इस हवाले से या पीएमएलएन के हल्के क्या सोचते हैं सियासी तौर पर कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ फ्लोट की जाती है कहीं से भी कौमी हुकूमत के हवाले से, तो फिर क्या रिएक्शन होगा? जी बहुत शुक्रिया। इसके तो ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूं कि क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई तजवीज़ है कि आपके अलावा भी इस प्रोग्राम को कोई होस्ट कर ले, तो आपने यही कहना है कि जी मैं तो कहूँगा शायद मैं इस सदी का सबसे अच्छा एंकर हूँ। तो हम तो समझते हैं कि हम बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी हुकूमत कायम रहनी चाहिए। और भला एक सेटल्ड हुकूमत क्यों कहेगी कि आप कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अपोजिशन में दोस्त बैठे हुए हैं उनकी ख्वाहिश हो सकती है, या जो हमारे ऐसे इत्तेहादी जो बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा ना हो वो भी किसी हद तक मुत्तफिक हो सकते हैं। हमारा तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट होने इसके ऊपर। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि जी आप हमें जो है वो आटे में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दें? कोई भी नहीं चाहेगा। और उज़ैफर साहब, ये जितने भी मामलात अभी मैंने शाजी से भी डिस्कस की है, जिसमें एनएफसी, आबादी, पानी की तरसील, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इलेक्शन में उम्र का जो मामला है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत सोच रही है कि इनमें से बाज़ पर जल्द फैसला हो जाना चाहिए? देखें, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बातें की हैं वो इसीलिए की हैं कि एनएफसी अवार्ड है, बिस्प है, या जो चीज़ें डायरेक्ट आपके रेवेन्यू से लिंक्ड हैं, तो उसके हवाले से हुकूमत में एक सोच मौजूद है कि अगर बजट से पहले इन पर एक मुत्तफिका फैसला हो जाए तो फिर बजट बनाने में और फिर उसके फंड्स की एलोकेशन में ज़रा आसानी होगी। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की है। अब लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस पर मुत्तफिक होगी तभी ये चीज़ें आगे एग्जीक्यूट होंगी, और जो भी हमारी जमात की सोच है उसको ज़ाहिर है हम इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं होती तो फिर तो चाहे हम जितना भी कहें कि इन पर फौरी फैसला लेना है, तो फिर तो जब हमारे पास नंबर ही नहीं होगा 223 का नेशनल असम्बली में और 64 का जो है सेनेट में, तो जितना भी हम जल्दी का सोच लें, जितना भी हम अर्जेंसी लगा लें, तरमीम तो अपनी जो की तू खड़ी रहेगी। लेकिन उज़ैफर साहब, एक चीज़ मुख्तसर में जान सकूं कि क्या हुकूमत ये सोच रही है कि बजट से पहले 28वीं तरमीम को पेश करके पास कर लिया जाए? देखिए, हुकूमत में अगर तरमीम के हवाले से एक सोच थी, 6-8 महीने से हम इस पे हमारी जो वजारत है कानून इंसाफ वो काम करती रहती है, मुख्तलिफ तरामीम, मुख्तलिफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बेहतरी के हवाले से, तो हम तो उसी वक्त लेकर आ जाते। लेकिन बात फिर वही है कि आप बार बार ये सवाल तो मुझसे तब करें कि आपके पास 224 का नंबर है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने हुक्म देने और तरमीम आ जानी है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हमारे पास 223 का नंबर नहीं है तो जितना भी हम कहेंगे जी हमारी ख्वाहिश है कि बजट से पहले ले आए, तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। अब शाहजी, हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि अगर बजट से पहले हो जाए तो बजट बनाने में आसानी होगी उनके लिए। पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम का एक मामला जब था तो उसका जो टाइम फ्रेम था उस पर बड़ी बात होती है कि मुकम्मल बहस हुई और डिस्कस किया गया। यहाँ पर आपको लगता है कि अभी वक्त इतना है कि इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करके पीपल्स पार्टी तफसीलन हुकूमत के साथ बैठकर ये जो तजावीज़ हैं इस पर बात करके बजट से पहले पास कर सकती है या ला सकती है? जी बिल्कुल, हम यही समझते भी हैं और चाहते भी हैं कि जो भी इस तरह की तरमीम हो उस पर प्रॉपर बहस होनी चाहिए। आपके इल्म में है कि जब 26वीं तरमीम आई
तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबके साथ मुशावरत की, खुलकर मुशावरत की, और फिर उसमें बहुत सारी इस तरह की शिकें जो थी उनको उसमें से हज़फ किया गया। और बल्कि उसको इस तरह आपको याद होगा जब उसका असल और जो मुकम्मल हुआ था, जिस पर सब लोग मुत्तफिक हुए थे, जो मसवदा लाया गया था असेंबली में, तो उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पीटीआई के लोग भी थे। उन्होंने भी कहा कि हम सब इन चीजों पर मुत्तफिक हैं, लेकिन तरीकेकार गलत है तो पीटीआई सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह मौलाना साहब ने उसमें सपोर्ट की, और ये चेयरमैन साहब की वजह से ही हुआ कि उन्होंने हर जगह पे जाकर उस पर डिबेट की। 27वीं पे भी इसी तरह हम लोग चाहते थे, कुछ उस पे जरूर बहस हुई, लेकिन वो भी अप्रूव हुई। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि एक मुकम्मल टाइम मिलना चाहिए। लेकिन शाह जी, कुछ और बातें भी होती हैं। एक प्रेसिडेंट साहब के हवाले से भी बात होती है, कुछ अर्सा पहले होती रही, बड़ी डिस्कस हुई तब्दीली की। दूसरा, एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम की बात भी होती है। ये क्यों कर रहे हैं लोग बातें बार बार इस हवाले से, आपको क्या लगता है? देखें, ये आपके इल्म में है कि कुछ दिनों पहले चल रहा था कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सख्त दलील हैं, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। आपने देखा कि वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। उन्होंने चाइना का दौरा भी किया। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने 2 इवेंट किए, जिसमें एक इवेंट में 3 घंटे खड़े होकर उन्होंने अवार्ड दिए, ये जो भी उन्होंने तगमे दिए और दीगर जो चीजें दी। तो ये सिर्फ बातें ही होती हैं और इस तरह के शोशे छोड़ दिए जाते हैं, और फिर बहस के लिए। और आपके इल्म में है कि यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं जिन पर आप प्रोग्राम करें, हम अपना टाइम दें, लेकिन हम फिर इन्हीं चीजों के पीछे चले जाते हैं ना। आप भी वो समझते हैं कि पता नहीं क्यों ये बात आ गई कि जी सदारती निजाम की बात हो रही है, जी फील्ड मार्शल साहब सदर बनना चाह रहे हैं। वो बाबा वो 2030 तक जो है वो सीडीएफ फील्ड मार्शल, और बड़ा एक आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में एक बड़ी वो ताकतवर शख्सियत भी हैं, और ये ओहदा जो है ये बड़ा मजबूत ओहदा है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा, कौमी हुकूमत की भी बात होती है, तो पीपल्स पार्टी क्या नुक्ता नजर रखती है उसके हवाले से कि अगर ऐसी कोई बात फ्लोट की जाती है तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी और बाकी तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के हवाले से कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि आए, जो पीटीआई कह लें या जितने अराकीन जो हैं उनको कोई भी पार्टी का नाम दे दें, आ जाए, वो भी साथ मिलकर चलें। देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यही है कि हम सब साथ मिलकर अपने मुल्क को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा से बैनुल-अक़वामी कानून, इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक असूली मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता आया है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल शरीफ हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मशरिक़ वस्ता में देर पा फ़लस्तीनी मसले के बगैर मुमकिन नहीं। मौजूदा अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी में पाकिस्तान ने तहम्मुल, मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी को फ़रोग़ देते हुए एक ज़िम्मेदार इलाक़ाई किरदार अदा किया है। इस मुतवाज़न नुक्ता नज़र ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा में एक मोतबर आवाज़ बना दिया है। पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई सिफारती अहमियत को फ़लस्तीनियों के हकूक़, इत्तेहाद उम्मत और पुरअमन हल के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का इंसाफ, कानून और इज्तिमाई सलामती के असूलों पर मबनी खारजा पॉलिसी एक जिम्मेदार और कायदाना किरदार की अक्कास है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ बयाना तक महदूद नहीं, बल्कि हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ बनकर उभरा है। अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली कब्जे, गैर कानूनी बस्तियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसर आवाज बुलंद की। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने न किसी ब्लॉक सियासत का हिस्सा बनने की कोशिश की, न जंगी जुनून को हवा दी, बल्कि खित्ते में हम इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी की बात की। यही मुतवाज़न पॉलिसी आज पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा में एक जिम्मेदार और मोतबर आवाज बना रही है। पाकिस्तान की यही सिफारती साख उसे फलस्तीन के मसले पर ज्यादा मौसर किरदार अदा करने पर मौका दे रही है। पूरी मुस्लिम उम्मा दुआ गो है कि पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों की मुश्किलात के खात्मे का भी जरिया बन जाए। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद वली साहब, 1967 से लेकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज तक फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से सेम रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये एक तो कितनी बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी है और अपने मौक़िफ़ पर डट जाने का हमें किस हद तक दबाव भी रहता है?
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो कंसिस्टेंटली जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उसके मुताबिक यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस हैं, और फ़लस्तीनियों का ओआईसी का एक मौक़िफ़ है, तो उस पे मबनी है। और वो ये है कि पाकिस्तान बिलीव करता है टू स्टेट सॉल्यूशन, प्री 1967 की बॉर्डर्स पे इजराइल विड्रॉ करे और ईस्ट जेरूसलम उसका जो पैलेस्टीनियन स्टेट हो उसका कैपिटल हो, और जो इसको जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें ऑक्यूपेशन है वेस्ट बैंक की, गाज़ा की, फ़लस्तीनी बाकी जो दीगर टेरिटरी है उसको ख़त्म किया जाए। सऊदी अरेबिया ने बड़ा कंसिस्टेंटली इसको एक ग्लोबल अलायंस जिसमें नॉर्वे भी शामिल है उसके तहत टू स्टेट सॉल्यूशन को प्रपोज किया। उससे पहले क्वार्टेट बना था 2003 में, और 2002 की जो रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1397, उसने तो बड़ी सराहत के साथ ये वाजे कर दिया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन प्री 1967 बाउंड्रीज वहाँ इसराइल को विड्रॉ करना है। और उसके बाद जनरल असेंबली की तो बहुत रेजोल्यूशंस हैं, इवन के अभी 14 ममालिक हैं जो वेस्टर्न ममालिक, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया हुआ ऑब्जर्वर स्टेटस जो मिला हुआ है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को। और ये जब 1995 में ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद से वेस्ट बैंक में, गाज़ा में फ़लस्तीनी को एक लिमिटेड गवर्नेंस उसका एक उसकी इजाज़त मिली, तो उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल ने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट किया है और सेटलमेंट्स अपनी फैलाई हैं वेस्ट बैंक की जानिब। अब ये हालात ये और वो हम देख रहे हैं कि बगेड़ी साहब इलीगल चीजें जो हैं वो उसको उसी तरह जारी और सारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बगेड़ी साहब एक चीज मैं जान सकूं कि क्या ये जो गजा के अंदर हमने देखा ये सारा वहां पर नस्लकुशी की गई और ये जो गजा का मामला एक बार फिर से हाईलाइट हुआ था, 75,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया था, क्या इसने मुस्लिम उम्मा को यूनाइट किया, या जो ये आपसी इख्तलाफात हैं मुस्लिम ममालिक के दरमियान ये एक रुकावट बना हुआ है कि इसको मुस्तकिल हल की तरफ नहीं लेके जा रहा? जी हाँ, बिल्कुल, इसने तो बल्कि मजीद फ्रैगमेंट कर दिया है। और उससे पहले भी जो हालात थे, आपको मालूम है कि एब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा थे 4 ममालिक, और उसमें 2 गल्फ ममालिक हैं जिसमें यूएई और बहरीन शामिल है, तो वो इसराइल के साथ हैं, वो रवाबित बढ़ा रहे हैं, मुआशी, कल्चरल और इवन दिफाई, अब तो उनके साथ वो चले गए हैं। I2U2 एक बड़ा मशहूर वो क्वार्टेट बना था, मिडल ईस्ट स्क्वाड, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूएई भी था, इसराइल, इंडिया भी था। तो ये बदकिस्मती की बात है कि स्वाय सऊदी अरेबिया के और गल्फ में जो कतर है, वो ईरान डेफिनेटली वो टू स्टेट सॉल्यूशन और उसकी करता है सपोर्ट। पाकिस्तान उसी ग्रुप में शामिल है, मगर दीगर ममालिक हैं वो क्लियर नहीं है इस चीज़ में, और जिसमें ठीक है। और ये जो आपको लगता है कि इबहाम मौजूद है और जो इख्तलाफ मौजूद है, ये बड़ी रुकावट के तौर पर जो है वो नजर आता है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सवाल से गुफ्तगू करे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत के आर्मी चीफ की जुबान एक बार फिर जंगी जुनून का राग अलाप रही है। वही पुरानी भड़कें, वही खोखले दावे और वही पाकिस्तान को मिटाने के ख्वाब। मगर सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली अभी तक मार्का हक और ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत भरी हकीकत भूल नहीं पाया? भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान बाज ना आया तो उसे फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया और तारीख का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। गोया भारत अब खुद को खित्ते का थानेदार समझ बैठा है, मगर ये मुंह और मसूर की दाल। एक एटमी ताकत को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी देना कोई हिकमत अमली नहीं, बल्कि जहनी दिवालियापन और जंगी पागलपन की अलामत है। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इस बयान का करारा जवाब दिया है। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया की तारीख, जोग्राफिये और ताकत का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। अगर किसी ने जोग्राफियाई तबाही की कोशिश की तो उसके असरात बाहमी और हमागीर होंगे। यानी अगर भारत ने आग से खेलने की कोशिश की तो शोले सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रहेंगे। दुनिया जानती है कि एटमी रियासतों के दरमियान धमकियों की सियासत किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियों का सवाल होती है। भारत का असल मसला यह है कि अरबों डॉलर के हथियार खरीदने के बावजूद मार्का हक में पाकिस्तान के सामने अपनी बर्तरी साबित नहीं कर सका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सबरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2025 में दिफाई अखराजात में 8.9%
इजाफा किया और उसका दिफाई बजट 92 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। भारतीय रुपयों में यह रकम तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका दिफाई बजट सिर्फ 11.9 अरब डॉलर है, यानी भारत से 8 गुना कम। मगर जज्बा, हिकमत अमली और अस्करी महारत और क़यादत ऐसी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का गरूर खाक में मिल गया। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने और मनगढ़ंत कहानियां तराशने की एक और शर्मनाक कोशिश बुरी तरह बेनकाब हो गई। भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक न्यूज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक मुबैना दस्तावेजी फिल्म नशर की, जिसका पूरा स्क्रिप्ट, तमाम किरदार और मनाजिर मुकम्मल तौर पर जाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किए गए। यह बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है कि भारत जंग के मैदान में नहीं, स्क्रीन के पीछे बैठकर जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या एआई से बनाई गई फिल्में हकीकत बदल सकती हैं? क्या जाली चेहरे, झूठे क्लिप्स और कंप्यूटर से तैयार करदा कहानियां किसी कौम की शिकस्त छुपा सकती है? पाकिस्तान में बयानियां कंप्यूटर से नहीं, कुर्बानी से बनता है, जहां दास्ताने एआई नहीं, गाजियों की बहादुरी और शहदा का खून लिखता है, जहां बुनियानुल मरसूस जैसे मार्के किसी स्टूडियो में नहीं, मैदान में जीते जाते हैं। और यही फर्क है पाकिस्तान और भारत के बयानिए में। याद रखें, एआई फिल्में बना सकता है लेकिन तारीख नहीं। प्रोपेगेंडा आवाज पैदा कर सकता है लेकिन सच्चाई की गूंज को कभी दबा नहीं सकता। और जब बात पाकिस्तान की हो तो पाकिस्तानी कौम सिर्फ जवाब नहीं देती, तारीख लिखती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।